कहानी की शुरुआत एक अनजान और वीरान ग्रह से होती है, जहां तपती धूप और बंजर पहाड़ों के बीच एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम रिडिक है, जिसे उसी के लोगों ने धोखा देकर मरने के लिए छोड़ दिया था और अब वह इस वीरान ग्रह में पूरी तरह से अकेला है। उसका पैर भी बुरी तरह घायल था और चारों तरफ सिर्फ मौत का सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन वह ग्रह पूरी तरह सुनसान नहीं था। उस दलदल भरी जमीन और के नीचे ऐसे खूंखार एलियन जीवों का राज था जो सिर्फ खून की महक सूंघकर किसी को भी पल भर में चीर फाड़ सकते थे। इस मौत के ग्रह पर जिंदा रहने का सिर्फ एक ही तरीका था, इन राक्षसों से भी बड़ा जानवर बनना। इन राक्षसों से खुद को बचाने के लिए रेडिक एक तरकीब निकालता है। वह एक छोटे बिच्छू जैसे जीव को पकड़ लेता है और उसके सिर को मजबूती से दबाकर उसके जहरीले डंक से विष निकालना शुरू करता है। वह उस जहर को एक हड्डी के बने छोटे से खांचे में इकट्ठा करता रहता है और जब पर्याप्त मात्रा में जहर जमा हो जाता है तो वह उसे एक थैली में भर देता है। इसके बाद वह सावधानी से उस जीव के मुंह से जहरीला कांटा निकालता है और उसे थैली के मुंह पर बांध देता है। इस तरह वह एक साधारण लेकिन प्रभावी जहर इंजेक्टर तैयार कर लेता है। उसका उद्देश्य साफ था, खुद को इन बिच्छू जैसे जीवों के जहर के प्रति प्रतिरोधी बनाना। लेकिन सीधे खुद पर प्रयोग करने से पहले वह अपने पालतू शिकारी कुत्ते पर परीक्षण करता है। वह बहुत कम मात्रा में जहर कुत्ते के शरीर में इंजेक्ट करता है और उसकी प्रतिक्रिया देखने लगता है। कुछ ही देर में बेचारा कुत्ता बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। लगभग 1 घंटे बाद कुत्ता दोबारा उठ खड़ा होता है। आश्चर्य की बात यह थी कि वह पहले से भी ज्यादा चुस्त और स्वस्थ दिखाई दे रहा था। इससे रेडिक को समझ आ जाता है कि यह कोई जानलेवा जहर नहीं बल्कि एक तरह का शक्तिशाली बेहोशी पैदा करने वाला विष है। अब रेडिक खुद पर प्रयोग करने का फैसला करता है। शुरुआत में इंजेक्शन लगाते ही उसका शरीर बुरी तरह प्रतिक्रिया देता है। उसे चक्कर आने लगते हैं, उल्टियां होती हैं और कई बार वह बेहोश तक हो जाता है। उसका प्रतिरक्षा तंत्र इस जहर से लड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन रेडिक हार नहीं मानता। दिन बीतते जाते हैं और वह रोज खुद को थोड़ा थोड़ा जहर इंजेक्ट करता रहता है। अनगिनत प्रयोगों और कठिनाइयों के बाद आखिरकार उसका शरीर उस जहर का आदी हो जाता है। अब वह पूरी तरह बिच्छू जीवों के विष के प्रति प्रतिरोधी बन चुका था। समय बर्बाद किए बिना वह सीधे उस खतरनाक दलदल की ओर निकल पड़ता है जहां ये विशाल बिच्छू रहते थे। अपनी हड्डियों से बनी विशाल तलवार पीठ पर बांधे वह दलदल के बीचों बीच पहुंच जाता है। जैसे ही वह वहां उतरता है, कीचड़ में हलचल शुरू हो जाती है। अचानक दलदल के अंदर से नुकीले दांतों वाली एक विशाल बिच्छू की पूंछ बाहर निकलती है। रेडिक तुरंत अपनी तलवार निकाल लेता है और दोनों के बीच तनावपूर्ण मुकाबला शुरू हो जाता है। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे की ताकत परखते रहते हैं। जब बिच्छू बाहर आने का नाम नहीं लेता तो रेडिक उसे उकसाने के लिए अपना पैर उसके सामने बढ़ा देता है। मानव की इस चुनौती से बिच्छू भड़क उठता है और दलदल से बाहर छलांग लगाकर सीधे उसके पैर में डंक मार देता है। लेकिन बिच्छू को नहीं पता था कि रेडिक अब उसके जहर से पूरी तरह सुरक्षित है। जैसे ही मौका मिलता है, रेडिक बिजली की तेजी से अपनी तलवार चलाता है और कुछ ही वार में उस विशाल बिच्छू का सिर धड़ से अलग कर देता है। वह थोड़ा आराम करने ही वाला था कि तभी उसका पालतू कुत्ता वहां पहुंच जाता है और छोटे बिच्छुओं पर भौंकने लगता है। लेकिन तभी अचानक उसके पीछे से पहले वाले से भी कहीं बड़ा और अधिक खतरनाक बिच्छू राजा निकल आता है। वह बिना चेतावनी के रेडिक पर हमला कर देता है। रेडिक समय रहते लुढ़क कर बच जाता है। इसी दौरान छोटे बिच्छू कुत्ते को घेरना शुरू कर देते हैं। कुत्ते को खतरे में देखकर रेडिक तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ता है। वह एक हाथ में कुत्ते को उठाता है और दूसरे हाथ में तलवार लेकर पूरी गति से बिच्छू राजा की ओर बढ़ता है। एक शानदार स्लाइड मारते हुए वह उसके नीचे से निकल जाता है और तलवार से उसके पेट पर गहरा चीरा लगा देता है। बिच्छू राजा का पेट फट जाता है और मौका मिलते ही रेडिक कुत्ते को लेकर वहां से भाग निकलता है। करीब 6 महीने बीत जाते हैं। अब दोनों उस वीरान दुनिया में अच्छी तरह ढल चुके थे। छोटा सा पिल्ला अब एक मजबूत और वफादार शिकारी कुत्ता बन चुका था। एक दिन कुत्ता बेहद उत्साहित दिखाई देता है। उसके मुंह में एक गेंद जैसी चीज थी। यह इस बात का संकेत था कि आसपास कभी इंसान मौजूद रहे हैं। कई वर्षों बाद पहली बार रेडिक के मन में इस ग्रह से निकलने की उम्मीद जागती है। वह तुरंत सुराग का पीछा करना शुरू कर देता है और एक पहाड़ी पार करने के बाद उसे एक परित्यक्त मानव बेस नजर आता है। बेस के अंदर उसे कई नए जाल, उपकरण और शिकार करने वाले सामान मिलते हैं, साथ ही कुछ पुराने सैन्य राशन भी। वह कुत्ते को अपनी बचाकर रखी हुई सूखी मांस की पट्टियां खिलाता है और दोनों आराम से बैठ जाते हैं। लेकिन तभी अचानक आसमान का रंग बदलने लगता है। दूर क्षितिज पर काले बादलों का एक विशाल समूह तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। कुत्ता इस अजीब दृश्य को देखकर घबरा जाता है, जबकि रेडिक सोचता है कि यह शायद कोई सामान्य मौसम परिवर्तन है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह आने वाला तूफान उसकी जिंदगी
जिंदगी की सबसे खतरनाक परीक्षा बनने वाला है। रेडिक अपना खास सुरक्षात्मक चश्मा उतारकर आसमान की ओर ध्यान से देखता है और तभी उसे खतरे का असली अंदाजा होता है। इस ग्रह पर एक भयंकर तूफान आने वाला था। बारिश अपने आप में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन असली खतरा वो था जो इस बारिश के बाद जमीन फाड़कर बाहर आने वाला था। बिना वक्त बर्बाद किए वह वापस उस परित्यक्त बेस पर लौटता है और वहां मौजूद इमरजेंसी बीकन चालू कर देता है। वह जानबूझकर अपनी लोकेशन पूरे ब्रह्मांड में प्रसारित कर देता है ताकि इनामी शिकारी उसका पता लगा सके, क्योंकि पूरे अंतरिक्ष में रेडिक के सिर पर इतनी बड़ी रकम रखी गई थी कि कोई भी शिकारी उसे छोड़ना नहीं चाहता था। कुछ ही समय बाद हथियारों से लैस एक अंतरिक्ष यान ग्रह पर उतरता है। शिकारियों को पता था कि रेडिक को मारने या पकड़ने पर सामान्य इनाम से दोगुना भुगतान मिलने वाला है। इतनी बड़ी रकम सुनकर वे तुरंत सक्रिय हो जाते हैं और पूरे बेस की तलाशी शुरू कर देते हैं। लेकिन जब वे अंदर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि रेडिक पहले ही वहां से गायब हो चुका है। इससे भी ज्यादा गुस्सा उन्हें तब आता है जब उन्हें दरवाजे पर लिखा एक संदेश दिखाई देता है, या तो अपना जहाज छोड़कर यहाँ से भाग जाओ या फिर अपनी जान छोड़कर जाओ। शिकारियों को समझ आ जाता है कि रेडिक ने खुद उन्हें यहाँ बुलाया था ताकि मौका मिलते ही उनका जहाज चुराकर भाग सके। लेकिन ये शिकारी भी मौत से खेलना जानते थे। उनका निर्दयी नेता, दाढ़ी वाला आदमी, इस धमकी को पढ़कर हंसने लगता है। वे अपने सबसे आधुनिक उपकरण, अत्याधुनिक सेंसर और नाइट विजन डिटेक्टर चारों तरफ तैनात कर देते हैं। लेकिन रेडिक के लिए ये सब बच्चों का खेल था। जब दाढ़ी वाले नेता को समझ आता है कि रेडिक जहाज चुराने वाला है तो वह एक चाल चलता है। वह अपने जहाज की ऊर्जा बैटरी निकालकर बेस के एक तिजोरी नुमा लॉकर में छिपा देता है ताकि रेडिक जहाज न उड़ा पाए। इसके बाद वे रेडिक को बाहर निकालने के लिए एक महिला कैदी को आजाद कर देते हैं। महिला मौका देखकर भागने लगती है, लेकिन वह मुश्किल से कुछ कदम ही दौड़ पाती है कि पीछे से दाढ़ी वाला शिकारी उसे गोली मार देता है और वह रेडिक के छिपे हुए स्थान के ठीक सामने गिरकर दम तोड़ देती है। अंधेरे में छिपा रेडिक यह सब अपनी आंखों से देखता है और उसके भीतर गुस्से की आग भड़क उठती है। वह शिकारी वहीं नहीं रुकता। वह ऊंची आवाज में चिल्लाकर रेडिक को उकसाने लगता है, हम हजारों किलोमीटर का सफर तय करके तुम्हारा सिर लेने आए हैं और हमने उसे रखने के लिए डिब्बा भी तैयार कर रखा है। उसका मकसद रेडिक को गुस्से में बाहर निकालना था, लेकिन रेडिक उसकी बातों में नहीं आता। बस उस आदमी की मौत का फैसला तय हो जाता है। तभी कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। आसमान चीरता हुआ एक दूसरा अंतरिक्ष यान भी वहां पहुंचता है। इस बार आने वाले लोग पहले दल से कहीं ज्यादा खतरनाक, भारी कवच और अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। वे किसी सैन्य इकाई की तरह लग रहे थे जिनका नेतृत्व जॉन्स कर रहा था। जॉन्स दाढ़ी वाले नेता से साफ कह देता है कि उसे इनाम में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह रेडिक को किसी और वजह से ढूंढ रहा है और जब तक मदद न मांगी जाए वे इस शिकार में दखल नहीं देंगे। दोनों दल अस्थायी रूप से उसी बेस में रुकते हैं। दाढ़ी वाला शिकारी जॉन्स को अपनी बैटरी छिपाने वाली योजना बताता है। एहतियात के तौर पर जॉन्स भी अपनी जहाज की एक बैटरी निकालकर उसी सुरक्षित तिजोरी में बंद कर देता है। उनकी योजना थी कि जहाजों को चारे की तरह इस्तेमाल किया जाए ताकि रेडिक उन्हें चुराने आए और सीधे जाल में फंस जाए। लेकिन वे रेडिक की असली क्षमता को कम आंकने की बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। रात होते ही रेडिक बेस के बाहर घने अंधेरे में छिपा उनका सारा खेल समझ चुका था। शिकारियों को पता था कि रेडिक की असामान्य आंखें अंधेरे में साफ देख सकती हैं। रात उसका सबसे बड़ा हथियार थी। कुछ देर बाद शिकारियों के बेस में चारों तरफ लगे सेंसर अचानक अलार्म बजाने लगते हैं। स्क्रीन पर उन्हें एक जानवर दिखाई देता है, लेकिन वह कोई जंगली जीव नहीं बल्कि रेडिक का प्रशिक्षित कुत्ता था जो चुपके से एक सेंसर मुंह में दबाकर ले आया था। रेडिक उस सेंसर को हाथ में लेकर जमीन पर जोर जोर से मारना शुरू कर देता है। चूंकि सेंसर कंपन महसूस करते थे, इसलिए बार बार झूठे संकेत पैदा होने लगते हैं। बेस के सभी निगरानी उपकरण पागलों की तरह सायरन बजाने लगते हैं, जिससे शिकारियों में अफरा तफरी मच जाती है। परेशान होकर दाढ़ी वाला आदमी सिस्टम बंद कर देता है और नया सेंसर लगाने बाहर निकलता है। उधर जॉन्स की टीम भी सतर्क थी, लेकिन जब उनकी महिला सैनिक सामान की गिनती करती है तो उसे एक ऐसी अजीब चीज पता चलती है जिससे सभी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। बेस में रखा सारा सामान अपनी जगह मौजूद था, लेकिन आदमियों को पकड़ने वाले 6 विशाल जाल वहां से गायब थे। उन्हें एहसास हो जाता है कि रेडिक सिर्फ उन्हें देख नहीं रहा बल्कि उनके ही खिलाफ मौत का एक बहुत बड़ा खेल शुरू कर चुका है। अब शिकारियों के पसीने छूटने लगे थे। उन्हें समझ आ गया था कि रेडिक ने सिर्फ उनकी निगरानी नहीं की थी बल्कि उनके लिए मौत का एक खौफनाक जाल बिछा दिया था। जैसे ही एक शिकारी अपनी बंदूक तान कर अंधेरे में आगे बढ़ता है, उसका पैर रेडिक के चुराए हुए एक विशाल फंदे में पड़ जाता है। खटाक की आवाज के साथ जाल ट्रिगर होता है और वह दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ता है। इससे पहले कि उसके साथी उसे बचाने दौड़ते, पास में लगा एक और जाल सक्रिय हो जाता है और पल भर में वह शिकारी बेदम हो जाता है। यह
खौफनाक नजारा देखकर दाढ़ी वाले नेता की रूह कांप जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि वे किसी आम भगोड़े का नहीं बल्कि एक ऐसे खतरनाक शिकारी का सामना कर रहे हैं जो उनसे 10 कदम आगे की सोचता है। डर के मारे उसके माथे पर पसीना चमकने लगता है और अब किसी की भी एक कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी अंधेरे से अजीब और भयानक आवाजें आने लगती हैं। सन्नाटा इतना भारी था कि हवा की सरसराहट भी खतरे की घंटी जैसी लग रही थी। दाढ़ी वाला तुरंत अपने आदमियों को भारी हथियार लॉड करने का आदेश देता है। अब उन्हें अपने पैरों के नीचे की जमीन पर भी भरोसा नहीं रहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि चप्पे चप्पे पर रेडिक के बिछाए जाल उनका इंतजार कर रहे हैं। दाढ़ी वाला नेता धीरे धीरे पीछे हटता है और कांपती आवाज में अपने आदमियों को चेतावनी देता है कि रेडिक ने अपना शिकार शुरू कर दिया है। स्थिति को समझने के लिए वह अपने एक साथी नूनेज को रेडियो पर संपर्क करने की कोशिश करता है। पहले वह सामान्य आवाज में पुकारता है, फिर चिल्लाकर उसका नाम लेता है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। रेडियो की वह खामोशी उनकी धड़कनें और तेज कर देती है। घबराकर वह 2 अन्य शिकारियों को नूनेज को ढूंढने भेजता है। जब वे दोनों उसकी पोजीशन पर पहुंचते हैं तो वहां नूनेज का नामो निशान नहीं था। उसका इस तरह हवा में गायब हो जाना दोनों के मन में मौत का खौफ बिठा देता है। डर और तनाव के मारे दोनों आपस में ही बुरी तरह बहस करने लगते हैं। एक चिल्लाता है, मैंने पहले ही कहा था कि इस रेडिक से पंगा लेना मौत को दावत देना है। दूसरा उसकी बातों को अनसुना कर देता है। लेकिन बहस करते करते अचानक उनमें से एक आदमी एकदम चुप हो जाता है। दूसरे साथी को लगता है कि शायद वह मजाक कर रहा है। वह झल्ला कर पूछता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? लेकिन फिर से कोई जवाब नहीं आता। जब वह मुड़कर देखता है तो उसकी भी सांसें अटक जाती हैं। अब उन्हें पूरी तरह एहसास हो चुका था कि रेडिक कहीं दूर नहीं बल्कि उन्हीं के ठीक पीछे उसी अंधेरे में छिपा खड़ा है और सही समय का इंतजार कर रहा है। जो शिकारी कल तक पूरे ब्रह्मांड में दूसरों का शिकार करते थे, आज वो खुद एक एक करके शिकार बन रहे थे। जितना ज्यादा वे रेडिक को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, उतना ही गहरे वे उसके जाल में धंसते जा रहे थे। पूरे इलाके में खौफ का ऐसा मंजर छा गया था कि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अगला खौफनाक हमला किस दिशा से होगा और मौत का अगला निशाना कौन बनेगा। आगे क्या हुआ हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में।